अच्छा, एक्यूट बर्साइटिस, एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम में, बर्साइटिस बर्सा की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये हम शोल्डर के पढ़े, शोल्डर में एक्यूट बर्साइटिस कब होता है? ज़्यादातर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम जब बंदे को होता है, क्रोनिक इम्पिंजमेंट होती है, उसकी वजह से कैल्सिफिकेशन हो जाती है, टेंडन में कैल्सिफिक डिपॉजिट्स बन जाते हैं। तो कैल्सिफिक डिपॉजिट जो है वो उधर बर्सा को रप्चर कर सकता है, इन्फ्लेम कर सकता है, तो उसकी वजह से सब डेल्टॉइड बर्सा की एक्यूट बर्साइटिस हो सकती है। तो अब इसकी हिस्ट्री, एक पेशेंट आपके पास आ रहा है तो कैसे सिम्टम्स के साथ आएगा, उसको आप एग्जामिन करोगे, उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा तो उसकी मैनेजमेंट कैसी होगी। तो उस पे आते हैं, सबसे पहले सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगी, फिर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन। सब्जेक्टिव में हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में शोल्डर का कोई भी मसला हो, फिर से बता रहा हूँ, लेटरल ब्रेकियल रीजन पे ज़्यादातर होता है, एक्सेप्ट एक्रोमियोक्लेविकुलर, उसका उसी स्पेसिफिक जगह पे होता है। अच्छा, तो साइट ऑफ पेन, नेचर ऑफ पेन और ऑनसेट ऑफ पेन। साइड ऑफ पेन लेटरल ब्रेकियल रीजन, साथ ही साथ रेफर्ड भी हो सकता है, उसका जो स्क्लेरोटोम होगा उसमें रेफर होगा। नेचर ऑफ पेन कैसी होगी? इसका जो पेन की नेचर होती है, आप कोई भी मूवमेंट करो ना, आपको पेन होगा। इंटेंस पेन होता है, कांस्टेंट होता है, समटाइम्स डल होता है, और थ्रॉबिंग पेन भी हो सकता है। अच्छा, ये पेशेंट जो है, ये जब आएगा तो हाथ इसने या तो स्लिंग में पकड़ा होगा या साथ हाथ को पकड़ के ला रहा होगा, उस पर बिल्कुल मूवमेंट करना ही नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि उधर जो बरसा होता है ना, एक्रोमियन और जो ह्यूमरस के दरमियान जो बरसा होता है, उसकी या तो इन्फ्लेमेशन या टीयर हुआ होता है, रप्चर हुआ होता है, तो उधर थोड़ी सी मूवमेंट करो तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, सिवियर पेन होता है। तो इधर कोई मूवमेंट नहीं करता वो, तो उसको बचाने के लिए ऐसे ही पोजीशन में आता है, जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव पोजीशन, ठीक है। ऑनसेट ऑफ पेन क्या होगी? एक्यूट है, एकदम से स्टार्ट होगा, 12 से 72 आवर्स में ये पेन फुल उधर तक पहुंच जाएगा, इंटेंसिटी तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें जब हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री में सवाल भी उससे पूछते हैं कि कैसे हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कोई हुई है या उसकी एज वगैरह सब कुछ पूछते हैं। उसके बाद पेन का पता चल गया, अब आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है, आप सबसे पहले आप जब उसकी एक्टिव मूवमेंट चेक करोगे एग्जामिनेशन में, तो एक तो एक्टिव मूवमेंट्स वो नहीं कर सकेगा, मूवमेंट तो कर ही नहीं सकेगा, पैसिव मूवमेंट में भी उसे पेन होगा। तो पैसिव मूवमेंट में उसे पेन होगा, साथ जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं करने देगा, एम्प्टी एंड फील आपको शो होगी, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई है और बरसा की उधर, तो एम्प्टी एंड फील होगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस नहीं होगी मूवमेंट को, सही हो गया, आप जो मूवमेंट करें आराम से होगी, लेकिन वो पेन की वजह से नहीं करने देगा। एबडक्शन पास 60 और फ्लेक्शन पास 90 बिल्कुल नहीं छोड़ देगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उस पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इम्पिंजमेंट और भी ज़्यादा होगी उस जगह पे, अप्रोक्सीमेशन होगी जिसकी वजह से पेन होगा। अच्छा, रेजिस्टेंट मूवमेंट जब आप करोगे, रेजिस्टेंस तो मसल दे सकते हैं उधर, लेकिन जो जैसे कि एबडक्शन होगी, रेजिस्टेंट एबडक्शन, उसमें आपका डेल्टॉइड एक्टिव हो जाता है। जब डेल्टॉइड एक्टिव हो जाता है तो वो ह्यूमरल हेड को अपनी तरफ खींचता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा, स्क्वीजिंग होगी इन्फ्लेम्ड बर्सा की, जिसकी वजह से उसे पेन हो सकता है, सही हो गया। लेकिन कंट्रैक्शन उधर हो सकती है मसल्स की आराम से। तो रेजिस्टेंट मूवमेंट्स आपके पास पॉसिबल होगी, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस जब नॉर्मल है तो इसका मतलब मसल इन्वॉल्व नहीं है, हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। तो पैसिव से हमें पता चलता है, अगर पैसिव मोशन वो आराम से कर सकता है और रेजिस्टेंट नहीं कर सकता, तो फिर तो मसल ही मसल है। लेकिन अब देखिए इधर, ये इसके अलावा जब आप पल्पेशन करोगे, पल्पेशन में उधर स्वेलिंग हुई होगी, तो आपको उधर वार्मथ और स्वेलिंग तो फील होगी, ठीक है। इसके अलावा टेंडरनेस भी उधर होगी। और इंस्पेक्शन जब आप उधर की करोगे, तो इंस्पेक्शन में जो है वो जगह स्वेलिंग नज़र आ रही होगी, जबकि टेंडनाइटिस हमने से पहले जो पढ़ा इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में, उसमें इन्फ्लेमेशन नज़र नहीं आती, इसमें इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से। इसके बाद मैनेजमेंट आती है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट है, सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया, उससे अभी अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है, 12 to 72 आवर्स हुए हैं कि पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आया है। तो अर्ली स्टेज, एक्यूट स्टेज है, उसमें आपने सबसे पहले प्राइस प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है। प्रिवेंशन, रेस्ट, आइस, सिंक, कंप्रेशन, कंप्रेशन तो खैर इधर मुश्किल होगी, कंप्रेशन को छोड़ के, और एलिवेशन को भी छोड़ के, तो PRI जो है उसमें तो फॉलो होगा। तो सबसे पहले आइसिंग उधर होगी ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो।
सपोर्ट होगी जिसको प्रिवेंशन भी कह सकते हैं, ताकि उधर जो मसल्स है उनमें टोन कम हो जाए। जब सपोर्ट उस जगह को मिलेगी तो मसल्स में टोन कम हो जाएगी, मसल्स अपना काम कम कर देंगे, जिसकी वजह से कंप्रेशन कम होगी, प्रेशर कम होगा उधर। इसके अलावा एक तो आइसिंग होगी, PRI प्रोटोकॉल हो गया उसमें से। उसके अलावा मैनुअल थेरेपी और एक्सरसाइज दे सकते हैं। इसके अलावा एक होता है क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज में फिर देखते हैं, पहले अर्ली स्टेज में सबसे पहले आइसिंग होगी या हीट भी दे सकते हैं। इसके अलावा मैनुअल थेरेपी, मैनुअल थेरेपी में जो है सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स दे सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइजेज है, वांड और पेंडुलम एक्सरसाइजेज वो दे सकते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशन टू डिक्रीज पेन, ग्लेड 1 और 2 जॉइंट मोबिलाइजेशन जो होती है वो दे सकते हैं, और स्पेसिफिक जॉइंट्स की भी मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। मैनुअल थेरेपी में क्या किया, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स और मोबिलाइजेशन पढ़ ली, और रेंज ऑफ मोशन। इसके अलावा एक्सरसाइज और होम प्रोग्रामों से क्या देंगे, पेशेंट जब घर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एक्टिव असिस्टिव, एक्टिवली नहीं कर सकता तो एक्टिव असिस्टिव और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करेगा, लेकिन पेन फ्री रेंज में। जिस रेंज में उसे पेन नहीं है उसमें वो एक्टिव मोशन करे, तो उसके लिए अच्छा है। रेस्ट भी दे, क्रायोथेरेपी भी साथ दे, आइसिंग वगैरह। इसके अलावा लो लोड एंड हाई रेपिटेटिव फॉर्मेट में एक्टिव रेंज ऑफ मोशन उसे करवानी है। कोई भी एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइज आप उसे करवाए तो उसे लोड बिल्कुल ना दे, जबकि रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा दे, तो ये दे। और साथ ही साथ डेल्टॉइड की जो को कंट्रैक्शन है उसको इनहिबिट करने के लिए ये एक्सरसाइजेज देती है, ताकि कंप्रेशन ना हो। इसके बाद आता है क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज ज़्यादातर होता नहीं है इसमें, क्योंकि एक्यूट स्टेज जो होता है इसी में ये रिजॉल्व हो जाता है, ये जो ट्रीटमेंट्स होती है इसी सही हो जाता है मसला। लेकिन इन केस अगर क्रोनिक स्टेज पे बंदा चला जाए, वो एक्यूट स्टेज में वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को अप्लाई ना करे और इररिस्पॉन्सिबल रहे, तो क्रोनिक स्टेज में भी कंडीशन जा सकती है। तो उसमें जो मेन चीज़ जो है, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिजॉल्व हो रहा है मसला, उधर जो मैं हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि ऑन जो पेन का जो साइड थी वो लेटरल ब्रेकियल रीजन थी, साथ ही साथ नीचे भी रेफर्ड हो सकता था। जब पेन दूर होता है, डिस्टली जा रहा होता है, तो इसका मतलब है ये मसला और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो रहा है। जब पेन लोकलाइज हो रहा है, जिस जगह पे मसला है उस जगह के नज़दीक आता जा रहा है, तो इसका मतलब है ये इम्प्रूवमेंट आ रही है। या पेन ख़त्म हो जाए, या पेन रेस्ट के साथ ख़त्म हो जाए, या लोकलाइजेशन हो जाए, तो इसका मतलब है मसला सही हो रहा है, रिजोल्यूशन हो रही है एक्यूट स्टेज की। लेकिन अगर नहीं हो रही तो क्रोनिक स्टेज में कंडीशन जा सकती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इसमें काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। इसके अलावा इधर लिखा हुआ है, अच्छा दूसरी जो इसमें ट्रीटमेंट है वो है फुल रेंज ऑफ मोशन देंगे, जॉइंट प्ले और स्ट्रेंथनिंग ऑफ दी मसल्स। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है क्रोनिक स्टेज में, अल्ट्रासाउंड एंड रिस्टोरेशन ऑफ फुल रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट प्ले एंड स्ट्रेंथ। अच्छा, तो क्रोनिक बर्साइटिस एक और रीज़न से भी हो सकती है कि एक बंदे को टेंडनाइटिस हुआ है, टेंडन जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, वो बार बार होती है। जब क्रोनिक स्टेज में जब जाता है टेंडनाइटिस, तो उसकी वजह से उधर कैल्सिफिक डिपॉजिट्स बन जाते हैं। कैल्सिफिक डिपॉजिट्स जो है उस बरसा को बार बार इम्पिंच कर सकते हैं, उसको इन्फ्लेम कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। तो आपके पास जब मरीज़ आया है एक्यूट बर्साइटिस का, तो आपको जैसे कंप्लेंट देगा, उसको ज़्यादा बड़ा मसला उस टाइम चीफ कंप्लेंट उसकी एक्यूट बर्साइटिस की होगी, तो आप उस टाइम तो चेक नहीं कर सकेंगे कि उसको टेंडिनाइटिस की वजह से हुआ है, किस वजह से। आपका मेन काम उस टाइम होगा कि इसके इस मसले को ठीक करो, एक्यूट बर्साइटिस को, तो उसकी तो हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। लेकिन जब वो मसला ठीक हो जाए एक्यूट बर्साइटिस का, उसके बाद आपने चेक करना है कि इसको ये एक्यूट बर्साइटिस टेंडिनाइटिस की वजह से तो नहीं हुआ। अगर टेंडिनाइटिस की वजह से हो रहा है तो इसका मतलब है फिर से इसे एक्यूट बर्साइटिस हो सकता है, क्योंकि उधर कैल्शियम की डिपॉजिट्स है, तो बाद में फिर से मसला काज कर सकते हैं। तो आपकी ट्रीटमेंट उसके बाद क्या होगी, टेंडिनाइटिस पे होगी। टेंडिनाइटिस का मसला रिजॉल्व करना है, वरना ये एक्यूट बर्साइटिस के साथ ही पेशेंट फिर से आ सकता है।